नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अब देखिए जितनी भी ताकतें लगी हुई थी, देशी-विदेशी, सभी ये चाह रही थी कि एफसीआरए बिल पास ना हो। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या? एफसीआरए बिल पेश तो हुआ लोकसभा में, लेकिन उसे जेपीसी के हवाले कर दिया गया और जेपीसी को ये कह दिया गया है कि वो इसे विंटर सेशन तक इसमें सुनवाई पूरी करके रिपोर्ट जो है वापस लोकसभा के सामने प्रस्तुत करे। इट मीन्स ये पक्का हो गया कि अब विंटर सेशन में ही एफसीआरए बिल लाया जाएगा और पारित किया जाएगा। ये एक तरीके से आई शुड से अमित शाह जी की बहुत बड़ी चाल भी है, उनका एक मास्टर स्ट्रोक भी है, जिसे कोई समझ नहीं पाया। एक तो इसकी डिकोडिंग करेंगे, दूसरे हम बात करेंगे कैश कांड की। जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को फंसा दिया है क्योंकि जो आरोप थे वो अब सही साबित हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रांची के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी आंधी और बरसात के सामने टिके हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार रितेश जी। पहले तो जरा इसको समझते हैं कि राहुल बाबा को कुछ बात समझ में नहीं आती है। हमेशा सदन में बोले, लेकिन जब वो बोलने के लिए आए तो फिर भाग लेते हैं। और जब आमना सामना हुआ, जब इधर से भी बयान आया, उधर से भी बयान आया, तो राहुल गांधी ने किंतु परंतु लगा दिए कि वो ये बोलेंगे तो उनको फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि ये तो हम लोगों ने पहले आपको कुछ 2 दिन पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि राहुल गांधी ने बोला है, ऐसा ऐसी बात बोली है कि हम अमित शाह को चाहते हैं कि वो सदन में आए। मैंने भी ये बात उसी दिन बोला था, आपको याद ध्यान होगा जी। कि अमित शाह जी अगर आएंगे भी तो भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो बोले, और अमित शाह की बात ये सुनेंगे भी नहीं। ये तब तक नहीं सुनेंगे, और जैसे ही वो बोलना भी शुरू करेंगे अगर, तो ये लोग हल्ला गुल्ला करके उनकी बातों को अनसुना करेंगे और सड़क पर आकर बोलेंगे कि अमित शाह तो बोल ही नहीं रहे, अमित शाह तो बोल नहीं सकते, अमित शाह के पास जवाब नहीं है, अमित शाह कमजोर हैं, अमित शाह ये, अमित शाह वो, सब बोल देंगे वो। लेकिन जब जो डिमांड ये कर रहे हैं ना, वो डिमांड एक्चुअली में ये चाहते नहीं है कि पूरा हो। पहला तो यही बात। और अमित शाह जी ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, मैं चर्चा को तैयार हूं, चर्चा करने को तैयार हूं, मैं तो हर दिन वहां पर देख रहा हूं कि आप तो किसी भी विषय पे बात ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं आकर बोलूंगा भी तो क्या बोलूंगा। दूसरी बात, आप अगर तय चाहते हैं सच में कि इन विषयों पर चर्चा हो, तो भैया 3 बजे से लेकर के 3 बजे तक, मतलब आज दोपहर के 3 बजे तक चर्चा, आप हम रेडी है, आप कर लीजिए। तो ये एक पक्ष रहा कि भैया अमित शाह ने तो अपना दरवाजा खोल दिया कि भाई हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो अब असल में समस्या यहाँ खड़ी होने वाली बात है। अगर वो चर्चा करेंगे, अगर वो मुंह खोलेंगे तो सच्चाई बताएंगे और देश की जनता सुन लेगी सारी बातें। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जितना प्रयास, जितना लोगों के बीच में भ्रम फैला के रखे हुए हैं, ये फैलाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि देश की जनता कितना सच में, वो कैसे समझते हैं, जैसा उनको लगता है कि उनका वो जो भी करते हैं तो उनके चेले चपाटी जो हैं वो जिंदाबाद जिंदाबाद शुरू कर देते हैं। तो वो लगता है कि वैसा ही उनका पूरा देश भी है। उनको ये लगता है, मतलब वो गजब का वो क्या बोलते हैं, आत्ममुग्ध वाली अवस्था में है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सच में कंट्री क्या देख रहा है या किसको समझ रहा है। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की आज स्थिति के पीछे, ये जो दयनीय स्थिति है, इसके पीछे राहुल गांधी की यही सोच है। सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि आज आखिरकार राहुल गांधी इतने कमजोर नेता कैसे बने हुए। पूरी स्टाइल मारेंगे, पूरा फुकासी मारेंगे, कपड़ा पहनेंगे, डिजाइन देंगे, और उसके बाद माने अजीबो गरीब स्थिति है। वो लगता ही नहीं है कि वो राजनीति में आए। मेरे हिसाब से तो लगता ही नहीं कि वो राजनीति में आए। वो लगता है कि बस एक हर जगह वो एक इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए आए हैं। इवेंट के लिए वो चीयर लीडर बन के आते हैं, कोई इवेंट का रेडी करता है, कोई अब आप बताइए, वो रेडी हुए चर्चा के लिए, अब ये बाहर आकर बोलते हैं कि मैं चर्चा क्या, मुझे क्या अमित शाह की भाषण सुनना है,
मुझे आई डोंट वांट अमित शाह लेक्चर। बताइए, मुझे नहीं सुनना है अमित शाह जी का लेक्चर, मुझे नहीं सुनना है उनका भाषण, मुझे पता है वो क्या बोलेंगे। जब वो पता ही है आपको सारी बात कि वो क्या बोलेंगे, तो फिर आप इतना दिन से हल्ला क्यों कर रहे हैं कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे? अमित शाह से फिर आपको जानना क्या था? अगर ऐसी बात है तो आप अपने सारे सवाल जो हैं पूरी एक सूचीबद्ध करके अमित शाह के पास भिजवा दीजिए कि मुझे इन सारे जवाबों का लिखित और बयान में आप ऑर्डर दे दी आप हमको बोल करके दे दीजिए। अगर आपको इतनी संतुष्टि मिल जाएगा तो आपको भाषण भी नहीं सुनना है, आपको सवाल भी पूछना है, तो मतलब ऐसा है कि हम नहाना भी चाहते हैं और गीला भी नहीं होना चाहते। माने क्या अजीबो-गरीब स्थिति है। तो यही सब चीज देश की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है कि भाई अमित शाह को वो इतने दिन से हल्ला कर रहे थे, पूरे सेशन में ये इन्होंने हल्ला किया कि भाई अमित शाह आ जाए, अमित शाह मंच पे आएंगे, अमित शाह बोलेंगे, तब जाकर के मेरी बात मतलब हम लोग संतुष्ट होंगे। और अमित शाह ने गोली क्यों चलाई, अमित शाह ने बंदूक क्यों चलाया, तोप क्यों चलाया, गोला क्यों चलाया, मैंने एबीसीडी जो भी इनका क्वेश्चन था, तो भाई वही जवाब देने के लिए ना आ रहे थे वो, तब क्या समस्या थी आपको? तो लेकिन बोले तो कि हमको सवाल पूछना है, जवाब नहीं जानना है, क्योंकि जवाब में ये फंसेंगे, ये झांसे में आ जाएंगे, जवाब में खत्म हो जाएगा इनका, प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने बताया एफसीआरए को लेकर के जेपीसी में जो चला गया, एफसीआरए इतना बड़ा मामला है, वो सिर्फ मतलब सिर्फ देश का नहीं, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामला है। एफसीआरए के मामले को अगर आप साधारण वे में अगर वहां पेश करते तो यहाँ बदमाशी होनी ही थी। यहाँ पर ये लोग इतनी नौटंकी करते, इतना हल्ला गुदाल करते कि वो आप पूरा सेशन खराब कर देते। ये बहुत अच्छा निर्णय है, ये हम लोग एक्सपेक्टेड थे कि ये जेपीसी में जाएगा और वहां से फिर सेशन में आ जाएगा, फिर बाकी जो जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद विंटर सेशन में आना ही आना। एफसीआरए तो लागू होकर ही रहेगा। एफसीआरए आज के समय में भारत की जरूरत है, भारत की रक्षा के लिए आवश्यक है, भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए जेपीसी सॉरी एफसीआरए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि भारत को 2.5 मोर्चों की लड़ाई लड़नी है, तो 2 मोर्चे तो समझ में आ गए थे उनके, आधे मोर्चे अंदर के थे। तो आधे मोर्चे में तो भाई यही एफसीआरए का पैसा उस आधे मोर्चे को मोटिवेट करता है और कन्विंस करता है कि कैसे देश को तोड़ने का काम किया जाए। और जैसे ही एफसीआरए पर हमला होता है, एफसीआरए पे कानून बन के आएगा, वही आधे मोर्चे पर वो अटैक है। और आधा मोर्चा इस चीज को कभी नहीं चाहेगा कि एफसीआरए आ जाए, क्योंकि अगर वो आएगा तो डिटेलिंग इनके पास रहेगी और ये अधिकार, जहां तक मैं समझ पाया हूं एफसीआरए को लेकर के, जितना भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कानून अभी आने वाला है एफसीआरए में, आपको बता दें कि वो कानून आज के डेट में अमेरिका में भी लागू है, वो ऑस्ट्रेलिया में जी। भी लागू है और ऐसे कई देशों में लागू है। उसके बावजूद भारत में लागू नहीं होने देना चाह रहा, कोई अगर चाह रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर क्यों नहीं होने देना चाह रहे। आप अपने देशों में लागू करके रखेंगे वो नियम और दूसरे देशों में वो लागू नहीं होने देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न लगता है, पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपको क्या समस्या है। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है, बहुत सारे झूठे नैरेटिव भी सेट किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये एफसीआर, देखिए हर चीज के पीछे ना, ये विरोध कराने के पीछे ये लोगों का एक अपना स्ट्रेटजी होता है। जैसे कोई कानून आता है, वक्फ कानून आया तो उसमें बात हो गई कि ये एंटी मुसलमान है, और कोई कानून आता है तो ये तुरंत उसको ना किसी एक वर्ग से जोड़ देते हैं। एफसीआरए को पूरा जोड़ दिया गया कि एंटी क्रिश्चियन है, जबकि सरकार ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है भैया, कोई क्रिश्चियन मिशनरी से हमको थोड़ी ना आपत्ति है। हम इस पर अगर मेरी कोई आपत्ति होती है तो मेरा तो एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आपके यहाँ पैसे आए, वो पैसे कहाँ खर्च हुए, उसका डिटेल चाहिए। जहां जहां आपके पैसे खर्च हो रहे हैं और कहां से आप पैसे ले रहे हैं और वो पैसे किस किस मद में खर्च हुआ, इसी का विवरण चाहिए। तो ये तो भाई, ये तो हर जगह का रूल है, ये कौन सा अलग सा रूल आपसे आपसे मांग दिया गया? और आप अगर आपको अगर इस बात से आपत्ति है तो यहीं पे क्वेश्चन उठ जाता है, राइज हो जाता है कि आपको क्या क्या आपत्ति हो सकता है। आपको अगर किसी आप बाहरी व्यवस्था से करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो आप वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च कर रहे हैं?
ये तो बताना, ये पूछना सरकार का हक है। आप किसी आतंकवादी गतिविधि में तो नहीं है, आप किसी उपद्रवियों को आप पोषित तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको डर होना चाहिए, आप बताने से घबराओगे, और नहीं कर रहे हैं तो आपको देने में भी कहीं कोई डर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इस तरह से कई भ्रांति ये लोग फैलाते हैं। और दूसरा बात ये है कि ये लोग तुरंत क्या करते हैं कि ये तुम्हारे वर्ग के खिलाफ है। देखिए, विपक्ष इसी नैरेटिव को पुश करता है कि ये तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुम भी विरोध करो, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि मणिपुर में बहुत सारी मिशनरियां विरोध कर रही हैं, झारखंड की कई मिशनरियां विरोध कर रही हैं, जहां जहां भी मिशनरी संस्थाएं एक्टिव हैं वो सारे विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, मिशनरी संस्थाएं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि आप अवैध तरीके से धर्मांतरण का कार्य तो करते हैं, तभी तो हर जगह धर्मांतरण के कानून आए हैं। झारखंड में भी धर्मांतरण कानून है। अगर ये बिल्कुल। कानून आने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब आप गलत नहीं कर रहे थे? और ऐसे पूरे भारत में कई हजार मतलब एनजीओ हैं जो इस तरह की गतिविधि में शामिल है। भैया, देश तो अपना रक्षा करने का अधिकार दे हर देश को है। जब छोटा सा देश की बात करेंगे तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, बहुत छोटे छोटे देश भी इसमें रेडी है। कनाडा में भी यही रूल लागू है जो भारत में लागू है। तो आप बिल्कुल। सोचिए कि हर जगह ये लागू है, हमारे यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, और वहां दूसरे को दिक्कत हो रही है, अपने घर के लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ये बड़ी समस्या है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के एफसीआरए को तो आना बेहद आवश्यक है, और एफसीआरए आकर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। और रितेश जी देखिए, इन्होंने हर कोशिश की, कौन सा ड्रामा इन्होंने नहीं किया। जंतर मंतर को लेकर के कितना शोर था, लेकिन आप देखिए रांची के जो स्टूडेंट थे, जंतर मंतर और रांची में अंतर। अब तो आजकल ये स्लोगन चल रहा है। इन्हें रांची के स्टूडेंट्स का जो है कोई फिक्र नहीं, इनके दिमाग में उनके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन जंतर मंतर पे लेकर के अदर देखिए, बुधवार को भी इन्होंने ये वाली बात कही कि वहां पे गोली चल गई, आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। मुझे जी। आश्चर्य ये लगता है, रांची के हम्म। जो आंदोलनकारी हैं, जंतर मंतर और रांची में अंतर तो जी। बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जंतर मंतर पे मैं दो सेंस में अंतर बता रहा हूं। एक तो जंतर मंतर और यहाँ झारखंड की बात, तो जंतर मंतर में स्टूडेंट नहीं थे, एकदम स्पष्ट मैं बता रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स का धरना नहीं था, स्टूडेंट के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही थी। और आज भी मैं बता दूं कि झारखंड के जो युवा हैं, झारखंड के जो जेनजी हैं, जिनको ये लोग शायद जेनजी के दर्जे से बाहर रखे हुए हैं, इन लोगों को वो जेनजी नहीं मानते हैं, क्योंकि जेनजी विरोध केवल भाजपा का कर सकता है, कांग्रेस का नहीं कर सकता है। अगर विरोध कर दिया तो उसको जेनजी के कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ झारखंड को जेनजी के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, विपक्ष वालों ने बाहर कर दिया है। इसलिए उनके दिल में न तो इनके लिए कोई संवेदना है, ना कोई दर्द है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि आज आज 10 तारीख को, मैं बता रहा हूँ कि 10 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ, 10 तारीख को यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन था। और उस दिन जो दिन भर में देखिए बच्चों ने कभी भी ऊट-पटांग ना बयानबाजी दी, ना ऊट-पटांग गाली-गलौज किया, ना कुछ भी नहीं किया। इवन उन्होंने उन्हीं के पिताजी की तस्वीर को अपने सीने में लगा करके घूमते रहे, और ये बोलते रहे कि हम लोग झारखंड के आंदोलनकारी के हिसाब से उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। जो शिबू सोरेन जी हैं, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के दिखाए रास्ते पे चलना है। इसलिए हम अपने ही झारखंड का नुकसान नहीं करेंगे, अपने ही झारखंड के पुलिस को गालियां नहीं देंगे, अपने ही झारखंड के मुख्यमंत्रियों को गालियां नहीं देंगे। उन्होंने ना तो मुख्यमंत्री को गाली दिया, ना तो उन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री को गाली दिया। तो अब आप समझिए कि ये भावना है यहाँ पर, ये विचार है लोगों का। इसीलिए यही एकमात्र कारण है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लड़के हैं ना, उनको गालियां सुनना पड़ा किन से, बुरा भला सुनना पड़ा किन से, जो वर्तमान की सत्ता में है। वर्तमान की सत्ता उनको क्या कह रही है कि ये यहाँ पर भाजपा और आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। भाजपा और आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं, सोच लीजिए आप। तो भैया, ऐसा गुंडा कौन नहीं होना चाहेगा जो गाली नहीं देता है, जो आपको आप ही के पिताजी के तस्वीर को लेकर के सीने में लगा करके घूम रहा है, और उसके बाद रात के दम 1 बजे 2 बजे रात में आपके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। मैं आपको
एक रात पहले की बात बता दूं, रात के धरना में जब पहुंचे हैं, वहां पर कई सारे लड़कों को भगाया जा रहा था कि चलो चलो यहाँ से खत्म करो, अब धरना खत्म हो गया, तुमने विधानसभा घेराव कर लिया। अगले दिन की बात कर रहा हूं, विधानसभा घेराव के अगले दिन, अगले रात को वहां से उन्हें भगाया गया। जेपीएससी जेएसएससी मंच है ट्विटर पे, आप देखिएगा, वो लोग अपील कर रहे हैं कि भैया तुरंत धरना स्थल पे सारे लोग पहुंचो, यहाँ से सबको भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो आप सोचिए, यहाँ पे धरना तक करने के लिए मना किया जा रहा है कि आप वहां नहीं वहां पे रह सकते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे इस बात को लेकर के खुद बाबूलाल मरांडी जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया अपनी दी है कि ये गलत हो रहा है, झारखंड सरकार गलत कर रही है। यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष भी अपना जो विरोध प्रकट कर रहा है वो भी उस धरना स्थल में जाके नहीं कर रहा है, विपक्ष भी सड़क पे ही आके कर रहा है, वो उस धरना स्थल को जाकर के खराब नहीं कर रहा है। उसके पीछे क्या मानसिकता है, मैंने पूछा था किसी नेता से कि भाई आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं ज्यादातर, या फिर आप लोग अपने झंडा बैनर के साथ वहां क्यों नहीं जाते। तो बोले कि अगर हम लोग वहां जाएंगे ना, तो ये लोग बच्चों को सीधा सीधी हम लोगों से जोड़ करके ये धरना समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उनके नेता उनसे मिलने जरूर जाते हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी गए, रघुवर दास जी। जी गए, भानु प्रताप शाही जी गए, सब लोग जा रहे हैं मिलने। लेकिन वो भाजपा कार्यकर्ता बनकर नहीं जा रहे, वो उनका सपोर्ट के लिए जा रहे हैं कि ठीक है आप लोग ऐसा करो, आप जितना आपको आवश्यकता पड़ेगी हम आपको करेंगे, आपके साथ है, उनका दिल मजबूत करने जा रहे हैं। स्थिति यह है, अगर ये ना जाए ना, तो आज आज की स्थिति यह है कि पुलिस वाले इनको डंडा मार के वहां से भी धरना स्थल से ही भगा दे। तो एक तरह से बिल्कुल। इनको मजबूती मिल जा रही है उनकी वजह से। तो ये सारी हम्म। चीजें हैं। रांची में जो धरना स्थल, अब दूसरी बात आती है कि जंतर मंतर में और रांची में अंतर, और विपक्ष हो जी। जा रहा है छू मंतर। तो विपक्ष जो जी। छू मंतर होने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के अलायंस में है सरकार है, और इस बात को लेकर के एक बार तो राहुल गांधी ने भी वहां से शायद दिल्ली से एक बयान दिया था कि भाई ये गलत हो रहा है, बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी बोल क्यों नहीं रहे, वो लहजा क्यों नहीं उनका बता रहा है कि भाई आप चाहते हैं कि सच में लाठीबाजी ना हो उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। तो कारण आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार है और चाहते हैं कि भाई कहीं इक्का दुक्का दो चार जगह तो बेचारे की सरकार है, वहां पर भी अगर चली जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हेमंत सोरेन एक आंख बड़ा करके देखेंगे तो तुरंत भर में ये सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ये भी एक कारण है कि ये बैक ज्यादा हिलडुल नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे कई जगहों पे देखिए, इनकी नजर सिर्फ यही है ना कि जहां भाजपा की सरकार होनी चाहिए। खुद राहुल गांधी केरल में कहा कुछ बोल रहे हैं, केरल में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, वो घास और मिट्टी खा करके विरोध कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। केरल के बच्चे इनके हिसाब से जनजी नहीं है, क्योंकि वो तो कांग्रेस का विरोध कर दिए। जैसे ही वो जनजी वहीं के बच्चे होंगे जहां पर जैसे दिल्ली में बच्चे हों, वो 50 साल का गधा भी अगर विरोध प्रदर्शन आ जाएगा तो ये जनजी बना देंगे उसको। ये जनजी है, ये गधा नहीं है। आप लोग सबको मोतियाबिंद हो गया है इन्हीं नितेश, जी। मैं आपको इसमें ही रोकती हूँ। जैन जी को डिफाइन किया बहुत अच्छा से मायावती के जो भतीजे हैं, उन्होंने हम्म। उन्होंने इनको अंकल बना दिया। ये जो खुद को हाँ, जैन जी समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जैन जी तो मैं हूँ। जी, प्लीज कैरी राहुल ऑन। गांधी भी अभी 2 साल बाद भले रिटायरमेंट प्लान में चले जाएंगे, लेकिन वो भी अभी जनजी हैं उनके हिसाब से। हम्म। क्योंकि जैसे विपक्ष में जो लोग होते हैं ना, जो 60 साल वाले, अभी एक और जनजी हैं, उनके अध्यक्ष भी जनजी ही हैं अभी तक। ठीक है, तो प्रियंका जी, सॉरी, मल्लिकार्जुन जी, सारे लोग जनजी जी। हैं, उसमें कोई भी माने बुजुर्ग नहीं हुआ है, अभी सब जनजी है। मुझे लगता है कि जेन अल्फा भी होंगे वो लोग। जेनजी तो अभी खड़गे मतलब अध्यक्ष जी हैं, और जेन अल्फा अभी राहुल गांधी जी हैं। तो ये वाली स्थिति है, ये लोग मानते ही नहीं है कि बाहर माने इनके खिलाफ अगर किसी ने किया, वो जेनजी नहीं हो सकता है। ठीक है, केरल में घास रोटी खाइए, लेकिन आपका कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। रांची में आप मार खाइए, कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। सवाल ये पूछेंगे कि आपने जंतर मंतर के बुजुर्गों को लाठी क्यों मारा है ना, जंतर मंतर पर पत्थर मारने वाले गालीबाज वालों को क्यों तुमने तुमने उसको रोकने का प्रयास किया, उनको घुस जाने देते संसद भवन में, आग लगा देने देते संसद भवन में, तब ये लोग खुश होते हैं। तो बेसिकली ये मानसिकता से आप देश के कैसे
कैसे देश के लोग इनको समर्थन देंगे आने वाले दिन में? ये क्या देश के लोग, भले आपको लगता है आत्ममुग्ध है, लेकिन देश के लोग तो सब देख रहे हैं, आपकी हकीकत भी देख रहे हैं, आपकी सच्चाई भी देख रहे हैं, और आपके हर नौटंकी को भी वो वॉच करके आपको रिजल्ट भी देने का काम करेंगे, और कर रहे हैं। हर बार तो आपका देख रहे हैं ना, रिजल्ट तो दिख ही रहा है हर बार, चाहे वो कहीं का भी हो। बंगाल में स्थिति देख ही रहे हैं, बंगाल में क्या हुआ। अभी आने वाले यूपी में इलेक्शन है, तो थोड़ी सी नौटंकी कर रहे हैं कि भैया इसी बहाने से हमारा 2-4 सीट बढ़ जाए। ये 2-4 सीट बढ़ाने की तैयारी में है, 2-4 सीट घट जाएगा उल्टा, जो भी 1-2 सीट आता है वो भी नहीं आएगा आने वाले दिन में। जी। और दूसरा, जिनके साथ रहते हैं उनको भी ये ले डूबते हैं। तो दिक्कत ये ना है कि अच्छे तैराक होते तो भाई खुद भी नैया पार करते, ये तो खुद ही किसी के सहारे चल रहे हैं, तो अपने भी डूबते हैं, हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाली कहानी है। जी जी। जस्टिस जसवंत वर्मा, उनके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी जिनमें आग हम्म, लगी हुई थी, और अगर आग ना लगती तो शायद किसी को पता भी ना चलता, क्योंकि उस समय फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ी थी। अब हम्म, उस समय काफी शोर शराबा हुआ था, एक समिति का गठन किया गया था लोकसभा की तरफ से। हम्म। उसके बाद अब उस पे रिपोर्ट आ गई है, जितने आरोप थे सब सही पाए गए हैं। जी। देखिए, ऐसा है कि जस्टिस वर्मा जी के कई बार कई जगहों पे जो भी न्यायमूर्ति वर्मा जी जो थे, वो उनसे अलग अलग तरीके से स्पष्टीकरण लेकर मैंने पूछा गया था, लेकिन उस पर भी अलग अलग तरीके का वो कहते गए। उसमें न्यायमूर्ति वर्मा जी की जो मैंने स्टाफ की भूमिका और नकदी को रखे जाने और नकदी के हटाए जाने या किसी साजिश जैसी बातों की ओर इशारा किया, लेकिन कोई सबूत या गवाह वो पेश नहीं कर सके थे। और देश की जुडिशरी में को एक दोबारा एक क्या बोलते हैं उसको, निरीक्षण करने की आवश्यकता है, मैं भी ये मानता हूँ। और कई बार ऐसा देखने को मिला है, ज़्यादातर लोग जज या इन सब जगहों पे लोग बहुत कम ध्यान जाता है उधर, क्योंकि बहुत लोग उस पे बोलने से बचते हैं, या फिर बोलिए तो अगर गलत भी करते हैं तो कोई उसमें ध्यान नहीं देता है। तो बस ये है कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी मिसाल खड़ा हुई है। इसके बाद हमें लगता है कि जस्ट जुडिशरी सिस्टम में भी बहुत कुछ बदलाव भविष्य में देखने को मिलेगा। इस विषय पर ऐसे भी कई जगहों पे बातें और सवाल उठने लगे थे कि क्यों जुडिशरी सिस्टम को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, या उसमें कुछ रिफॉर्म की बात क्यों नहीं हो रही है। तो हमको लगता है कि ये एक घटना आगे आने वाले दिनों के लिए कुछ नया संदेश या कुछ नया मैसेज छोड़कर जाने वाला है, और बहुत जल्द ही इस पर भी कुछ नजर आएगा। जुडिशरी सिस्टम पे भी चर्चा हो ही रही थी, जजों को लेकर जी। के भी चर्चा चल रही थी। अभी मैं बता रहा हूँ कि इस पर भी कुछ और आएगा, टिप्पणी अभी आने वाली है। अभी इसमें और भी अपडेट आने बाकी है, अभी इतना ही को जस्ट आज जो रिपोर्ट आया है उसको उतना ही ना माना जाए, उसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, मेरा ये कहना है। बहुत सही जी कहा आपने। और देखिए, चीजें धीरे धीरे खुलती है। अब जैसे हम एफसीआरए की ही बात करें, जैसे हमने इस पे चर्चा की किस तरीके से देशी और विदेशी सभी ताकतें लगी हुई थी, तो उनको शायद से ये लग रहा होगा कि हम जीत गए हैं। एंड जी आंशिक रूप से हम कह भी सकते हैं कि शायद से वो सफल हुए हैं, लेकिन वो कतई सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि ये बिल जो है अब विंटर सेशन में ज़रूर आएगा और ज़रूर पास भी होगा। अब ये सोच-सोच के उनकी नींद गायब होएगी, क्योंकि ये जो आपने शुरुआत में कहा था कि अमित शाह जी ने दरवाज़ा खोल दिया है, तो जी ये खुले दरवाजे में से अब इनकी जो अ, धड़कनें जो हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किस तरीके से इनको खुले दरवाजे में से क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। रितेश जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।